हेलो जे एस्पिरेंट्स। तो वापिस आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। और आप लोग सब ने तो जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट दे दिया होगा। और मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, अच्छा नहीं जाता है जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट। और वो लोग सोचते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर इम्प्रूव करेंगे। तो उसी के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ और बताऊंगा आप लोगों को कैसे अप्रैल अटेम्प्ट में आप लोग स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया मुझे अभी जे एडवांस पे फोकस करना चाहिए कि जेई मेंस पे। तो इसका मैं एक सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका 97 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है, आने वाला है जनवरी अटेम्प्ट में, और आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं एडवांस क्रैक कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप लोग अभी एडवांस के तरफ जाइए, फोकस करिए। और जब लास्ट के जो एक हफ्ते या एक या 2 वीक पहले अप्रैल अटेम्प्ट का आप लोग तैयारी शुरू शुरू करिएगा, तो भी आपका वो अच्छा चला जाएगा। और लेकिन वही, अगर आप लोग का 97 परसेंटाइल से आप लोग को लग रहा है कि कम आने वाला है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग डेफिनेटली अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करिए। क्योंकि आप लोग को पहले ज़्यादा जरूरी बन जाता है कोई एनआईटी सिक्योर करना। और अगर 97 से कम आ रहा है तो एडवांस पे अभी फोकस करना वो मतलब थोड़ा दूर की बात हो गई। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस कर लेना। ये जानना जरूरी है कि अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है जनवरी अटेम्प्ट के मुकाबले। जिससे क्या होता है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वो आपका बढ़ जाता है। अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बढ़ने से मेरा क्या मतलब है कि मतलब जैसे आप लोग जनवरी अटेम्प्ट में कोई एक सेम टफनेस की शिफ्ट है, तो अगर आप लोग का 99 परसेंटाइल 180 मार्क्स बना है जनवरी अटेम्प्ट में, तो वही आपका 190 से लेकर के 200 मार्क्स के बीच में बनेगा अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल सेम टफनेस के शिफ्ट में। मैंने दोनों शिफ्ट का टफनेस सेम है अप्रैल जैन का, लेकिन फिर भी मार्क्स का डिफरेंस आएगा 10-15 का। तो ये होता है मतलब इसका। तो इसके चलते आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बहुत अप्रैल एंड में स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। तो जो जेई एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी 12th में होंगे उन लोगों का डाउट होगा कि बोर्ड्स को कैसे मैनेज करे अप्रैल अटेम्प्ट के साथ में। तो मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए बता देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी के होंगे। और मुझे ज़्यादा बाकी बोर्ड्स के बारे में जानकारी है अभी नहीं। तो सीबीएसई बोर्ड का मैंने डेटशीट देखा था। तो उसमें फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर था वो शायद 17 या 18 फरवरी को था, और फिजिक्स का था 20 तारीख को। और बाद में बाकी सारे सब्जेक्ट्स का था, और शायद 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है आप लोग का पेपर, लास्ट शायद इंग्लिश का पेपर है। अगर मैं सही हूँ तो, गलत भी हो सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इससे एग्जैक्ट। तो आप लोग जो बाकी के पेपर है मतलब 20 फिजिक्स के बाद के है उनका, तो आप लोग मतलब गैप डेज में कर लीजिएगा। अगर आप लोग ने थोड़ा डिसेंट लेवल पे जेई का प्रिपरेशन किया है और मतलब सिलेबस अच्छे से किया है, लगभग चैप्टर मतलब डिसेंट लेवल पे भी किया है तो। लेकिन रही बात फिजिक्स की, तो अगर आप लोग ने जेई के जो फिजिक्स है वो आप लोग से अच्छे से सॉल्व हो रही है, मतलब अच्छे लेवल पे आप लोग ने किया और आपसे क्वेश्चन बन रहा है जेई के फिजिक्स की, तो मैं कहूँगा कि आप लोग 15 फेब से अगर आप लोग चालू करेंगे, 15 फरवरी से तैयारी करना, वो फिजिकल एजुकेशन का भी 1-2 दिन बीच में हटा दीजिए। तो आप लोग का 2-3 दिन में फिजिक्स का बोर्ड्स का हो जाएगा प्रिपरेशन। क्योंकि उसमें आप लोगों को खाली डेरिवेशन नए देखने होंगे। और प्लस हम पिछले साल क्या हुआ था कि डेरिवेशन ज़्यादा आए भी नहीं थे, न्यूमेरिकल आए थे। तो न्यूमेरिकल क्या होता है कि जेईई में तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही हैं, तो उसका हम लोग को आप पता रहता है कि कैसे करना है। तो आप लोग को बस उसका एक बार स्टेप गो थ्रू कर लेना है, बस लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। तो उससे आप लोग का फिजिक्स का भी बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग को शुरुआत में 13 दिन मिल जाएगा बोर्ड के पहले, क्योंकि आज 2 फरवरी और 15 फरवरी तक में। और उसके बाद 12 मार्च के बाद से आप लोग को लगभग 20 दिन के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जेई मेंस का सेशन 2 होता है। तो आप लोग को लगभग 30 दिन के आसपास है, उसमें आप लोग को तैयारी करना होगा जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का। तो चलिए मैं अब आप लोग को ये बता देता हूँ कि लास्ट के 60 डेज में क्या करना है और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहला चीज होगा कि अभी आप लोग का जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आने वाला है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो डिस्ट्रैक्ट होने से मेरा ये मतलब है, जैसे 10 फरवरी को एनटीए ने बोला है कि वो रिजल्ट रिलीज कर देगा,
और आंसर की भी शायद डेट आ चुकी है और फाइनल आंसर की भी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को क्या लगता है, मतलब काफी रहता है कि रिजल्ट कब आ रहा है। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर भी होते हैं, हर दिन बोलते हैं रिजल्ट आ गया, आंसर किया गया, एनटीए ने ये कर दिया, एनटीए ने वो कर दिया। तो इस जो पहला वीक होता है रिजल्ट आने तक, तो वो खाली यूट्यूब पे ही बिता देते हैं अलग अलग वीडियो देखने में, जिससे कारण कि उनका ये कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसमें वो काफी कुछ अपना पढ़ सकते थे। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है और अभी से ही अप्रैल अटेम्प्ट का तैयारी शुरू कर देना है। तो अब आप लोग को जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का तैयारी में क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग को सिलेबस कंप्लीट रखना है। ये आप लोग ने जैन अटेम्प्ट में तो देख ही लिया होगा कि जो एनटी है वो लगभग पूरे सिलेबस से ही सवाल पूछ रहा है, तो सिलेबस कंप्लीट रखना वो तो ऑब्वियस हो गया। और अब सिलेबस कंप्लीट रखने में भी ये नहीं करना है कि खाली हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, क्योंकि उससे हाँ करने से क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। आप लोग को पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये भी आप लोग ने जाना टेन में देख ही लिया होगा, क्योंकि जो चैप्टर का आप लोग खाली लेक्चर देख के गए होंगे उसके क्वेश्चन का कम ही चांस है कि बने होंगे। तो ये हो गया एक। और प्लस आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग का फर्स्ट चॉइस रहना चाहिए कि जो भी जेई में जनवरी अटेम्प्ट हुआ उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करें, क्योंकि वो अभी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है कि जिस तरह के सवाल जनवरी में आते हैं उसी टाइप के अप्रैल में आते हैं। तो आप लोग जनवरी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और एनटीए जो है वो एक दो दिन में रिलीज भी कर देगा। ठीक है। और अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात किया जाए, तो जनवरी अटेम्प्ट में हम लोग ने देखा कि जो केमिस्ट्री है वो लिटिल टफर साइड आ रही है, क्योंकि उसका फिजिकल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मिक्स होके आ रहा है। तो आप लोग को फिजिकल का प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा केमिस्ट्री का, और कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी कैलकुलेशन की तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण आप लोग फिजिक्स और मैथ पे टाइम कम दे पाइएगा। और तीसरी चीज आप लोग को अब क्या करना है कि आप लोग को मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आप लोग का लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि आप लोग को मेन एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और एक और चीज में ध्यान रखना है कि आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि खाली मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद हो गया और कुछ नहीं करना है। आप लोग को मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है। और एनालाइज करने से मेरा ये मतलब है कि मतलब मॉक टेस्ट दिया तो जो भी क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बने या गलत हो गए, उन्हें आपको मॉक टेस्ट देने के बाद वापस बनाना है। और प्लस एक और चीज़, क्या अगर आप लोग को मॉक टेस्ट देते समय लग रहा है कि कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपका वीक है, मतलब उस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बन रहे हैं, तो उस टॉपिक को मॉक टेस्ट देने के बाद एक बार रिवाइज करिए, एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका हेल्प होगा। आपको अगले एग्जाम में, अगले में जो मॉक दीजिएगा उसमें आपको हेल्प करेगा, उस टॉपिक के सवाल आपसे बनने लगेंगे। और ये चीज जो होती है एनालाइज करने का, इसे मैक्सिमम बच्चे कैजुअली लेते हैं, मतलब नहीं करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि वो बच्चों के कि वो मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन उनका स्कोर इम्प्रूव नहीं होता है, तो वो यही गलती करते हैं कि वो एनालाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण उन लोग का स्कोर इम्प्रूव नहीं करता। इसीलिए मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आ जाता है रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है कि वो कोई चीज पढ़ तो लेता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग को अभी रिवीजन मतलब किस किस चैप्टर का आप लोग को पड़ेगा जरूरत। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने तो अभी जैन अटेम्प्ट दिया है, तो उसके लिए आप लोग ने पढ़ा होगा काफी अच्छे से। हाँ। और प्लस आप लोग का भी बोर्ड्स भी है, तो आप लोग ने जो जो चीज जैन अटेम्प्ट और बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, तो उसका खासकर थ्योरी पार्ट कह लूँ, अगर मैथ में हो जाए और फिजिक्स में और केमिस्ट्री का भी फिजिकल हो जाए, तो उसमें उतना रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें होता है कि समझ के करना रहता है। हाँ। और मतलब और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हो गया आपका बहुत सारा पार्ट, तो उसमें भी उतना रिवीजन का जरूरत नहीं पता, बस फॉर्मूले हो गए और जो थोड़े बहुत चीज हो गए उनका रिवीजन करना रहता है। तो आप लोग वो कर लीजिएगा। और बच गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसका आप लोग काफी जल्दी भूल जाइएगा। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम के हुआ एक वीक पहले उसे वापस पढ़ना चालू करें। एक वीक में आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर आप लोग ने पहले से पढ़ के रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और रही बात ऐसे चैप्टर्स की जिसको आप लोग ने अभी नया नया पढ़ा है, या फिर मतलब उतना अच्छे से आप लोग भूल गए हैं काफी हद तक,
तो उसका रिवीजन का मैं यही कहूँगा कि आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले थ्योरी कर लीजिएगा वो थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ है तो आप लोग से जल्दी हो जाएगा कि आप लोग को पता होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग क्या करिएगा, उस चैप्टर्स के 15 से 20 PYQ लगा लीजिएगा, जिससे अच्छे लेवल के, तो जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे मैं भी अपना रिवीजन करता था। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 60 डेज बचे हैं। इसमें पूरी अपनी जी जान लगा दो, डेफिनेटली तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा अप्रैल अटेम्प्ट में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट।